तो आप सभी का स्वागत है। पिछले 2 वीडियो में हम चैप्टर 6 के बारे में बात कर रहे थे और पिछले 2 वीडियो में हमने बात की थी न्यूट्रिशन के प्रकार, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, और एनिमल्स में न्यूट्रिशन है वो न्यूट्रिशन इन अमीबा और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन के बारे में बात की थी और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात की थी। ये इस चैप्टर का चैप्टर नंबर 6 है, लाइफ प्रोसेस है, इस चैप्टर का 3rd पार्ट है और इस पार्ट में हम बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, इनमें कौन कौन से ऑर्गन सम्मिलित होते हैं और रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसका क्या यूज है, क्या ये अपनी बॉडी में करता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेस्पिरेशन के बारे में कि रेस्पिरेशन क्या है। तो नॉर्मली जनरली रेस्पिरेशन का अर्थ है वो हम ये लेते हैं कि ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना, नॉर्मल भाषा में ये लिया जाता है रेस्पिरेशन का अर्थ। लेकिन रेस्पिरेशन का अर्थ इससे भी कहीं और अधिक है। रेस्पिरेशन का मतलब है कि ऑक्सीजन लेते हुए फूड या जो न्यूट्रिएंट्स है इन न्यूट्रिएंट्स का ऑक्सीडेशन करते हुए एनर्जी प्राप्त करना और कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिलीज करना, ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, ये रेस्पिरेशन कहलाता है। इसको भी हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, एक तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और एक हो जाएगा इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में गैसेज का एक्सचेंज होगा, यानी कि ऑक्सीजन है वो ली जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड है उसको छोड़ा जाएगा। जबकि दूसरा आ जाता है इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन में सेल है वो फूड पार्टिकल है उसका या न्यूट्रिएंट्स है उनका ऑक्सीडेशन करेगी और ऑक्सीडेशन करके एनर्जी है उसको रिलीज करेगी, और जो ये रिलीज एनर्जी है इस एनर्जी का यूज किया जाएगा अपनी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उन एक्टिविटी के अंदर। तो इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन। जो रेस्पिरेशन है ये एक बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है ऑफ न्यूट्रिएंट्स एट सेल्यूलर लेवल पर न्यूट्रिएंट्स का। इट ऑक्योर इन द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम एट ऑप्टिमम टेम्परेचर इन द सेल्स। ये सेल्स के अंदर पाया जाता है जो कि कुछ स्पेसिफिक एंजाइम के प्रेजेंस में होता है और अनुकूलित जो टेम्परेचर है उसके दौरान होता है टू रिलीज एनर्जी फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी। और किसके लिए होता है, तो रेस्पिरेशन है वो एनर्जी रिलीज करने के लिए होता है। इट इज़ अ कैटाबॉलिक प्रोसेस इन विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें गैसेज का भी एक्सचेंज होता है। गैसेज में कौन सी, ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है। टेक प्लेस बिटवीन द बॉडी एंड आउटसाइड ऑफ इन्वायरमेंट। एनवायरमेंट और बॉडी के बीच में गैसेज का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। द प्रोसेस इन अ कंप्लीट वे कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। इस जो पूरा का पूरा प्रोसेस है इसको नीचे दी गई जो इक्वेशन है इसमें लिखा जा सकता है। इक्वेशन में क्या है, फूड है, फूड के साथ ऑक्सीजन मिलाया जाता है, यानी कि फूड है उसका ऑक्सीडेशन किया जाता है तो गैस रिलीज होता है, हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में वाटर बन जाता है और रिलीज होती है एनर्जी। इस एनर्जी का यूज़ कर लिया जाएगा अलग अलग जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है अपनी बॉडी में, उस मेटाबॉलिक एक्टिविटी में। The organic substance undergoing oxidative breakdown during respiration are called respiratory substance। ऐसे सब्सटेंस जिनका रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीडेशन होता है उन्हें हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सब्सटेंस। जैसे ग्लूकोज, अपनी बॉडी को एनर्जी किससे मिलती है, ग्लूकोज से मिलती है, अर्थात ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, इसीलिए ग्लूकोज को कहा जाता है रेस्पिरेटरी सब्सटेंस। नेक्स्ट आ जाता है टाइप ऑफ रिएक्शन रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन कि रेस्पिरेशन है वो कितने टाइप का होता है। तो रेस्पिरेशन मुख्यतः है वो 2 टाइप का होता है, एक तो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन है इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन है इसमें एनर्जी है वो बहुत ही कम रिलीज होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन इट इज प्रोसेस इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ फूड सब्सटेंस। फूड सब्सटेंस है उसको ब्रेक डाउन करते हुए ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एनर्जी को रिलीज करना एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है और इसके लिए जो इक्वेशन है उसको नीचे इस निम्नानुसार लिख सकते हैं। ग्लूकोज है, सबसे पहले क्या होगा, ग्लूकोज है जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में है, इस साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाएगा और क्या बन जाएगा, पाइरूवेट बन जाएगा और साथ में कुछ मात्रा में एनर्जी रिलीज हो जाएगी। पाइरूवेट
है ये एक मध्यवर्ती उत्पाद है, यानी कि मीडियम सब्सटेंस है, प्रोडक्ट है। और इस पाइरूवेट है, इसका वापस ऑक्सीजन के प्रेजेंट में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, देखो फर्स्ट जो प्रोसेस है वो तो होता है साइटोप्लाज्म में, जिसमें ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होता है पाइरूवेट में। जो सेकंड प्रोसेस है उसमें पाइरूवेट है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, और साथ में वाटर, साथ में क्या रिलीज हो जाती है, 38 एटीपी एनर्जी रिलीज हो जाती है। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि एनर्जी है वो किस फॉर्म में रिलीज होती है, तो वो एटीपी के फॉर्म में रिलीज होती है। द प्रोसेस स्टार्ट इन साइटोप्लाज्म, ये जो प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म में स्टार्ट होता है एंड कंटिन्यूस इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। और कहाँ तक चलता रहता है, तो ये सेल की जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहाँ तक ये प्रोसेस है वो चलता रहता है। दूसरा आ जाता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन ऐसा रेस्पिरेशन होता है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो नहीं होती। इस पर टाइप के जो रेस्पिरेशन है इसमें बहुत ही कम मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। ये किस में होता है, तो ये कुछ बैक्टीरिया में होता है, यीस्ट में होता है, और जो ह्यूमन है उनकी मसल सेल्स में होता है। कई बार है वो हम क्या करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, डेली काम नहीं करते, और एक दिन हमने काम कर लिया है तो अपनी जो मसल्स है उसमें दर्द होने लग जाता है। या फिर आप डेली क्रिकेट नहीं खेलते, एक दिन आप बॉलिंग करते हैं तो आपका हाथ है वो दर्द करने लग जाता है। दर्द क्यों करता है, क्योंकि हाथ के जो मसल्स हैं उनमें हो जाता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के कारण उसमें जमा हो जाता है लैक्टिक एसिड, और उसी लैक्टिक एसिड के कारण है वो मसल्स है उसमें खिंचाव या दर्द उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम मसल्स क्रैम्प कहते हैं। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, इट इज़ द रेस्पिरेटरी प्रोसेस इन विच स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एब्सेंस में बहुत ही कम मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ फूड सब्सटेंस का ब्रेकडाउन करते हुए। इट टेक प्लेस इन ईस्ट, ये किस में पाया जाता है, तो ईस्ट में पाया जाता है, और किस में पाया जाता है, बैक्टीरिया एंड इन ह्यूमन मसल, और ह्यूमन की मसल्स में पाया जाता है। ईस्ट जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन करती है तब क्या बनता है, तो ईस्ट के एनएरोबिक रेस्पिरेशन से बनता है अल्कोहल या शराब का निर्माण भी ईस्ट के अंदर होने वाले एनएरोबिक रेस्पिरेशन से किया जाता है। मसल सेल्स बिकम टेम्परेली एनएरोबिक, मसल्स के अंदर परमानेंटली एनएरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता, उनमें के अंदर जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो टेम्परेरी एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है व्हेन देयर इज लैक ऑफ एनर्जी सप्लाई ड्यूरिंग एक्टिव एक्सरसाइज। जब जो एक्टिव एक्सरसाइज है या कोई हम एक्सरसाइज करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी चाहिए और उस समय बॉडी में एनर्जी कम होती है और एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो क्या होगा कि जो सेल्स है वो रेस्पिरेशन ज़्यादा करेगी, सेल्स रेस्पिरेशन ज़्यादा करेगी तो ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, जबकि ऑक्सीजन है वो बॉडी में कम होगी तब वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन कर लेगी, जिससे बनेगा क्या, लैक्टिक एसिड बनेगा। एनएरोबिक रेस्पिरेशन इज टर्म एज फर्मेंटेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, इसको फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म इट इज कैटेगराइज एज, और जो इससे प्रोडक्ट बनते हैं इन प्रोडक्ट के आधार पर इनको निम्न कैटेगरी में इनको बांटा जाता है, डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट आ जाता है वो है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन का मतलब है कि अगर शुगर है या फिर ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट है, इसका एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो जाए और एनएरोबिक रेस्पिरेशन होके इससे अगर अल्कोहल प्रोड्यूस हो जाए तब उसको कहा जाता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ईस्ट है उसमें एल्कोहलिक फर्मेंटेशन पाया जाता है, और एल्कोहल है इसका कमर्शियल जो प्रोडक्शन है वो ईस्ट की सहायता से ही किया जाता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के द्वारा। तो एन इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ शुगर इनटू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एक इनकम्प्लीट जो ब्रेकडाउन है शुगर का, जिससे क्या बन जाता है, एथेनॉल बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है और एनर्जी रिलीज होती है। इस प्रकार के जो रेस्पिरेशन है उसको क्या कहा जाता है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहा जाता है। दिस प्रोसेस ऑक्यूर मेनली इन ईस्ट, और ये प्रोसेस किसके अंदर होता है, ईस्ट के अंदर होता है। विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस बियर वाइन चीज, और ये किसके लिए यूज किया जाता है, तो बियर प्रोड्यूस, वाइन या प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है।
अब इसकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, तो इसमें ग्लूकोज है सबसे पहले साइटोप्लाज्म में, जो फर्स्ट रिएक्शन है वो हमेशा साइटोप्लाज्म में होगी, सेल के साइटोप्लाज्म में, जिसमें ग्लूकोज है वो टूट जाएगा पाइरूवेट में और साथ में क्या रिलीज हो जाएगी, एनर्जी रिलीज हो जाएगी। फिर पाइरूवेट है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में ईस्ट के अंदर है वो किस में टूट जाएगा, एथेनॉल में ब्रेक डाउन हो जाएगा, एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में एटीपी के रूप में एनर्जी है वो रिलीज हो जाएगी। एथेनॉल है इसको सामान्य शराब कहा जाता है, ये एक अल्कोहल है, इसको सामान्य शराब कहा जाता है, इसका पीने के लिए प्रयोग किया जाता है। एथेनॉल के अलावा एक और अल्कोहल होता है जिसको मेथेनॉल कहा जाता है। मेथेनॉल एक जहरीली शराब है जिसको पीने से आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। दूसरा आ जाता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जो सेकंड आ जाता है वो है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इसमें ये किस में पाया जाता है, तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है ये मसल सेल्स में पाया जाता है, ह्यूमन की मसल सेल में पाया जाता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ शुगर इनटू लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। और इसमें शुगर है वो किस में टूटती है, तो शुगर टूटती है लैक्टिक एसिड और एनर्जी में। और ये किस में पाया जाता है, सम बैक्टीरिया एंड कुछ बैक्टीरिया में पाया जाता है और ह्यूमन की मसल सेल में पाया जाता है। सम बैक्टीरिया कॉज मिल्क टू टर्न सॉर, कुछ बैक्टीरिया है जो मिल्क को मिल्क को क्या कर देते हैं, खट्टा कर देते हैं, उनमें भी ये पाया जाता है। दीज बैक्टीरिया फीड ऑन शुगर एंड ब्रेक इनटू लैक्टिक एसिड। ये है वो अपना भोजन, जो बैक्टीरिया होते हैं ये अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं, शुगर से प्राप्त करते हैं। और शुगर से प्राप्त करने के बाद जो शुगर है उसको किस में, बाकी जो बची हुई शुगर है उसको किस में ये ब्रेक डाउन कर देते हैं, तो ये लैक्टिक एसिड में ब्रेक डाउन कर देते हैं। मिल्क में भी ऐसा ही होता है कि मिल्क में कुछ बैक्टीरिया है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हुए मिल्क के अंदर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर देते हैं, जिससे मिल्क है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, खट्टा हो जाता है। इन ह्यूमन मसल, ह्यूमन की मसल्स में ड्यूरिंग विगोरसली फिजिकल एक्सरसाइज, हम अगर ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करें, ग्लूकोज इज मेटाबोलाइज टू फॉर्म लैक्टिक एसिड, तो ग्लूकोज है वो किस में ब्रेक डाउन हो जाता है, लैक्टिक एसिड में। द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉज फैटिक एंड मसल्स क्रैम्प, और इसके कारण क्या हो सकता है, मसल्स क्रैम्प हो जाता है, क्योंकि जो लैक्टिक एसिड है वो डिपोजिट हो जाता है मसल्स सेल्स में और फिर उसके कारण मसल्स क्रैम्प आ जाता है। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज, अगर हम ज़्यादा लंबी एक्सरसाइज करें तो हमें मसल्स क्रैम्प हो सकता है, या फिर हम कोई हार्ड वर्क करें जो हम डेली नहीं करते। इट कैन बी समराइज, और इस जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है इसको निम्न तरह हम समराइज कर सकते हैं। ग्लूकोज है जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं वो साइटोप्लाज्म में, जो फर्स्ट रिएक्शन है वो तो सेल की साइटोप्लाज्म में हो जाएगी, जिसमें पाइरूवेट में ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और साथ में कुछ मात्रा में एनर्जी रिलीज हो जाएगी। पाइरूवेट है वो 3 कार्बन युक्त मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है और ये एक मीडियम प्रोडक्ट बनता है। फिर पाइरूवेट है वो मसल सेल में ऑक्सीजन की कमी के कारण, लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण टूट जाता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी में। इससे जो एनर्जी मिलती है वो एनर्जी बहुत ही कम होती है। ये जो तीनों टाइप का जो रिएक्शन था, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और दूसरा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, इसको हम ये जो नीचे दी गई रिएक्शन है इस रिएक्शन के हिसाब से देख सकते हैं। सबसे पहले ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, ये ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में टूट जाएगा पाइरूवेट में। फिर जब ऑक्सीजन एब्सेंट होगी, यानी कि यीस्ट सेल है, उस यीस्ट सेल के अंदर अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो जाए तो ये पाइरूवेट है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में, और इस प्रकार का जो रेस्पिरेशन होगा या फर्मेंटेशन होगा इसको हम एल्कोहलिक फर्मेंटेशन नाम दे देंगे। दूसरा, अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए मसल सेल में तब ये किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, पाइरूवेट है वो लैक्टिक एसिड में ब्रेक डाउन हो जाएगा और एनर्जी रिलीज हो जाएगी, और इस प्रकार का जो फर्मेंटेशन है उसको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कह दिया जाएगा। और अगर एनर्जी अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन, तो माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन किस में होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाएगी, वाटर और एनर्जी। एरोबिक रेस्पिरेशन है, इसमें एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। अब आपके ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, इसमें डिफरेंस लिखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन।
तब आपको 3 पॉइंट लिखने हैं। फर्स्ट कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन एब्सेंट होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन है वो किस में पाया जाता है, तो वो नॉर्मली जो हायर क्लास के एनिमल्स हैं उन सभी में एरोबिक रेस्पिरेशन ही पाया जाता है, जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन किस में पाया जाता है, ईस्ट में, बैक्टीरिया और ह्यूमन की मसल सेल्स में कभी कभार भी पाया जाता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है, जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत ही कम मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। अब जो हम बात कर रहे हैं कि एनर्जी रिलीज होती है एटीपी के रूप में, तो ये एटीपी क्या है। अब देखो जैसे हम बाज़ार में जाते हैं कुछ चीज़ें खरीदने के लिए, तो उसके लिए हम है वो पैसे देते हैं, करेंसी देते हैं, और वो करेंसी अपनी इंडियन करेंसी क्या है, रुपया। यानी कि इंडिया में अगर कोई चीज़ खरीदनी है तो आपको रुपया खर्च करना पड़ेगा। उसी तरह ये सेल की करेंसी है, सेल में एनर्जी की करेंसी है। अगर सेल को एनर्जी यूज करनी है तो वो किसके फॉर्म में करेगी, किस करेंसी के फॉर्म में करेगी, तो वो एटीपी के फॉर्म में करेगी। एटीपी के फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ये बनती किससे है, तो सबसे पहले एक एडीपी होता है, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट जो मॉलिक्यूल होता है उसके साथ एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल है वो और मिक्स हो जाता है, जुड़ जाता है, कंबाइन हो जाता है। जब एडीपी के साथ एक और फॉस्फेट मॉलिक्यूल है वो कंबाइन हो जाता है, तब किसका निर्माण हो जाता है, एटीपी का निर्माण हो जाता है। तो द वर्ड एटीपी स्टैंड फ्रॉम एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ऑल्सो नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। और ये किसके रूप में जाना जाता है, तो एनर्जी करेंसी, सेल की एनर्जी करेंसी के रूप में भी जाना जाता है। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के प्रोसेस से जो एनर्जी रिलीज होती है इज यूज टू बिल्ड अप एन एटीपी मॉलिक्यूल फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो जो एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन के दौरान, उस एनर्जी द्वारा क्या किया जाता है, एडीपी है, इस एडीपी के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है उसको मिलाकर क्या बनाया जाता है, एटीपी बनाया जाता है। यानी कि एनर्जी का फॉर्म है वो बनाया जाता है, एनर्जी का बंडल बनाया जाता है जिसको हम एटीपी। तो एटीपी के साथ एडीपी के साथ जो फॉस्फेट समूह कंबाइन होकर एटीपी बनाता है, इसको हम एक रिएक्शन के रूप में देख सकते हैं जिसमें एडीपी है वो उसके साथ फॉस्फेट समूह जुड़ जाता है, एनर्जी जो रिलीज होती है उस एनर्जी का यूज करते हुए तो क्या बन जाता है, तो वो एटीपी बन जाता है। इसी एटीपी को कई बार ऐसे भी लिखा जा सकता है। द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 30.5 किलो जूल मोल इज रिलीज व्हेन द टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज इन एटीपी इज ब्रोकन डाउन यूजिंग वाटर। जब इस एटीपी है, इस एटीपी का वाटर यूज करते हुए जब वापस ब्रेक डाउन होता है तब कितनी एनर्जी रिलीज होती है, तो वो होती है 30.5 किलो जूल पर मोल। एक मोल में कितनी हो जाती है, तो 30.5 किलो जूल। नेक्स्ट आ जाता है स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन। अगली बात कर लेते हैं कि रेस्पिरेशन है वो कितने स्टेज में कंप्लीट होता है, क्या क्या स्टेज है। जनरली रेस्पिरेशन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग टू बेसिक स्टेज। नॉर्मली के जो रेस्पिरेशन होता है उसमें कितने बेसिक स्टेज होते हैं, तो दो होते हैं। एक तो कहलाता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और दूसरा कहलाता है इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में एनवायरनमेंट और बॉडी है वो गैसेज का एक्सचेंज करेगी। कौन कौन सी गैसेज का एक्सचेंज करेंगी, तो ऑक्सीजन को अंदर लेगी और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगी। ये तो कहलाएगा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। दूसरा हो जाएगा इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन है उसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये किस में होता है, तो ये सेल्स में पाया जाता है, जिसमें फूड या जो न्यूट्रिएंट्स है इस न्यूट्रिएंट्स का ऑक्सीडेशन करते हुए एनर्जी है उसको रिलीज किया जाएगा। सबसे पहली बात कर लेते हैं हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के बारे में। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या प्रोसेस होता है, तो फर्स्ट प्रोसेस होता है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग के अंदर दो प्रोसेस सम्मिलित होते हैं, एक तो होता है इनहेलिंग और एक होता है एक्सहेलिंग। इनहेलिंग का मतलब होता है कि ऑक्सीजन या फिर जो गैसेज है, जो एयर है, उस एयर को बॉडी के अंदर लेना, ये तो क्या कहलाएगा, इनहेल कहलाएगा। और वापस जो एयर है उसको बॉडी से बाहर निकालना, ये क्या कहलाएगा, एक्सहेल कहलाएगा। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द रिक्वायर्ड गैस एंड गिविंग आउट वेस्ट और अनरिक्वायर्ड गैस। तो ये जो ब्रीथिंग प्रोसेस है इसमें क्या होता है, जो रिक्वायर्ड गैसेस है उसको बॉडी के अंदर लिया जाता है और जो वेस्ट या अनरिक्वायर्ड गैस है उनको बॉडी से बाहर निकाला जाता है। जैसे एन एरोबिक ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बीइंग टेक्स इन ऑक्सीजन एंड गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ह्यूमन है वो ऑक्सीजन को लेता है और कौन सी छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। दूसरा आ जाता है गैसेज एक्सचेंज। अब जो हमारी जो गैस है वो किस में जाएगी, लंग्स में जाएगी। तो लंग्स के अंदर भी गैसेज का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। यानी कि लंग्स के अंदर जो ब्लड कैपिलरी चलेगी, ब्लड चलेगा, उस ब्लड में गैसेज का एक्सचेंज होगा। ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के अंदर जाएगी और लंग्स की
ऑक्सीजन है वो किस में चली जाएगी, तो ब्लड के अंदर चली जाएगी। इट इन्वॉल्व्स डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ब्लड। इसमें क्या होता है, तो लंग्स टू ब्लड है वो ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड टू लंग्स, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका डिफ्यूजन होता है ब्लड से लंग्स की तरफ। इन प्लांट्स गैसेज एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा, और जो प्लांट्स होते हैं उनमें ये प्रोसेस किस तरह पाया जाता है, तो ये स्टोमेटा के थ्रू होता है। स्टोमेटा के बारे में हमने जो पिछला वीडियो था उसमें बात की थी कि जो एक लीफ है, अगर उसका क्रॉस सेक्शन देखें तो जो लीफ की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसको तो हम कहते हैं अपर एपिडर्मिस, और जो नीचे वाली लेयर होती है उसको कहा जाता है लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं, उन टाइनी पोर्स को स्टोमेटा कहा जाता है, और वो स्टोमेटा गैसेज एक्सचेंज में योगदान देते हैं, हेल्प करते हैं। और दूसरा आ जाता है इंटरनल रेस्पिरेशन। तो इंटरनल रेस्पिरेशन किस में होता है, तो इट रेफर्स टू द गैसेज एक्सचेंज बिटवीन एट्रियल ब्लड एंड द बॉडी सेल्स। तो इंटरनल रेस्पिरेशन है वो किसके अंदर होता है, सेल्स के अंदर होता है, जिसमें ब्लड की जो कैपिलरी है उनसे ऑक्सीजन को ले लिया जाता है, और उस ऑक्सीजन की हेल्प से फूड पार्टिकल को ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। अब आ जाता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स। प्लांट के अंदर गैसेज एक्सचेंज है वो किस प्रकार होती है, तो प्लांट्स के अंदर नॉर्मली गैसेज एक्सचेंज का करने का काम है वो लीव्स करती है। और लीव्स क्यों करती है, अभी बात की थी, लीव्स के ऊपर क्या पाए जाते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं, और स्टोमेटा के अंदर गार्ड सेल्स होती है जो स्टोमेटा को खोलने और बंद करने का काम करती है। तो स्टोमेटा के हेल्प से गैसेज का एक्सचेंज किया जाता है। इसके अलावा कुछ प्लांट्स हैं उनमें स्टेम और रूट्स है वो भी गैसेज का एक्सचेंज करती है। ध्यान रखना, प्लांट के अंदर भी रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन गैस ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है। उनके अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है और ऑक्सीजन है वो छोड़ी जाती है। तो इन प्लांट्स exchange of gases occur through stomata and large intracellular space present throughout the plant body to ensure that all cells are in contact with air। प्लांट्स के अंदर गैसेज एक्सचेंज है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है, और इसके अलावा लार्ज जो इंट्रासेल्यूलर स्पेस भी पाए जाते हैं पूरी प्लांट के जो बॉडी है उसके ऊपर, उससे इस गैसेज है उनका एक्सचेंज किया जाता है। रूट्स, स्टेम एंड लीव्स आर इन्वॉल्व इन गैसेज एक्सचेंज ऑफ प्लांट्स। रूट है, स्टेम है और लीव्स है, ये गैसेज एक्सचेंज का काम करते हैं। डिजर्ट प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती है, तो उनमें गैसेज एक्सचेंज करने का काम है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो स्टेम के द्वारा किया जाता है। कुछ एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स है वो भी क्या करती है, गैसेज एक्सचेंज करती है। तो लीव्स में कैसे होता है, इन लीव्स गैसेज एक्सचेंज टेक प्लेस बाय डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन थ्रू स्टोमेटा इनटू द सेल ऑफ लीफ। तो लीव्स के अंदर है वो स्टोमेटा के थ्रू डिफ्यूजन से गैसेज का एक्सचेंज होता है। स्टोमेटा आर द अर्टनिंग फोर्स प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। स्टोमेटा क्या है, तो लीफ के एपिडर्मिस पर present tiny pores है। The direction of diffusion mainly depend upon environment condition and requirement of plants। जो डिफ्यूजन की रेट होती है और जो डिफ्यूजन का डायरेक्शन होता है वो डिपेंड करता है एनवायरनमेंट की कंडीशन और जो प्लांट की जो रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर। ड्यूरिंग डे टाइम, जब डे टाइम होता है, व्हेन फोटोसिंथेसिस ऑक्यूर, जब फोटोसिंथेसिस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज रैपिडली यूज अप, तब कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत ही तेज़ी से यूज होती है। वाइल ऑक्सीजन रिलीज इज द मेजर इवेंट, और उसमें ऑक्सीजन रिलीज है वो बहुत ही ज़्यादा, हालांकि उस समय रेस्पिरेशन भी चलता है। डे टाइम में रेस्पिरेशन भी होता है और फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा यूज होता है, तो जो रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जाती है उसी का वापस यूज कर लिया जाता है फोटोसिंथेसिस में। लेकिन नाइट में, जब नाइट का टाइम होता है तब फोटोसिंथेसिस नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि रात को लाइट नहीं होती, लेकिन रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो रात को भी चलता रहता है, इसीलिए रात को प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ज़्यादा रिलीज करता है। ऑन द अदर हैंड ड्यूरिंग नाइट के दौरान एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेक प्लेस, तो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रात को ज़्यादा रिलीज होती है। ये जो प्लांट के अंदर इंसिडेंट हो रहे हैं, इन इंसिडेंट को हम इस फ्लो चार्ट में दर्शा सकते हैं। ड्यूरिंग डे टाइम में जो CO2 जनरेट होती है रेस्पिरेशन के दौरान, उसको यूज कर लिया जाता है फोटोसिंथेसिस में, और फिर वापस किसको रिलीज कर दिया जाता है, ऑक्सीजन को। लेकिन जब नाइट होती है तब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता, और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज होती है। दिन को कार्बन डाइऑक्साइड का वापस यूज हो जाता है, जबकि रात को कार्बन डाइऑक्साइड का यूज नहीं होता। इसीलिए तो
कहा जाता है कि रात को किसी प्लांट के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि एक प्लांट के नीचे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, बहुत ही हाई होती है। तो नेक्स्ट आ जाता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन एनिमल्स अलग अलग एनिमल्स हैं, उनके अंदर गैसेज एक्सचेंज है वो किस तरह होती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो पानी के अंदर रहते हैं, उनके अंदर गैसेज है, उनका एक्सचेंज किस तरह होता है। अब जो पानी के अंदर रहते हैं उनके अंदर ब्रीथिंग प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है टेरेस्ट्रियल जो हैबिटेट है उसके अंदर रहने वाले एनिमल्स की तुलना में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पानी के अंदर जो डिजोल्व, अब वो रेस्पिरेशन में कौन सी ऑक्सीजन लेते हैं, तो वो पानी के अंदर जो वाटर के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन है उसको लेते हैं, और वाटर के अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसकी मात्रा, उसकी क्वांटिटी है वो कम होती है, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट ब्रीथ करते हैं, जल्दी ब्रीथ करते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन है वो ले सके। अब जो एक्वाटिक हैबिटेट में रहने वाले एनिमल्स है उनके अंदर रेस्पिरेशन के लिए क्या पाया जाता है, तो नॉर्मली जो फिशेज होती है उनके अंदर रेस्पिरेशन के लिए जो स्ट्रक्चर पाई जाती है उसको गिल्स कहा जाता है। तो द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इज ऑलवेज फास्टर देन दैट ऑफ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं उससे एक्वाटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर ब्रीथिंग रेट है वो फास्ट होती है। दिस हैपन बिकॉज एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। ये किस लिए होता है, क्योंकि जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो वाटर के अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसको यूटिलाइज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, वेयर द अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इज फेयरली लोअर देन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। एयर के अंदर जो ऑक्सीजन का अमाउंट होता है उससे वाटर के अंदर जो डिजोल्व एयर होती है उसका अमाउंट क्या होता है, कम। द एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म ब्रीथ मोर रैपिडली टू एक्यूमुलेट मोर एंड मोर ऑक्सीजन। इसलिए वो एक्वाटिक एनिमल्स है वो ज़्यादा ब्रीथ करते हैं, बहुत ही ज़्यादा फास्ट ब्रीथ करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन है उसको ले सके। Fishes take in water through their mouth and force it to pass into the gills where the dissolved oxygen is taken up by blood flowing in blood vessels। तो जो फिशेज होती है वो रेस्पिरेशन किससे करती है, तो वो गिल्स से करती है, जिसमें गिल्स है वो ऑक्सीजन को ले लेती है और उसको ब्लड वेसल्स के अंदर डिजोल्व कर लिया जाता है। दूसरा आ जाता है इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर रेस्पिरेशन किससे होता है, तो उनके अंदर रेस्पिरेशन के लिए लंग्स पाए जाते हैं, और दूसरा होता है नॉस्ट्रियल्स। नॉस्ट्रियल्स है जो बाहर की तरफ पाए जाने वाले छिद्र है जिनसे एयर है वो एंटर होती है और फिर किस में जाती है, लंग्स में जाती है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। टेरेस्ट्रियल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन है उसको यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। दिस ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब बाय डिफरेंट ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स। अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर अलग अलग ऑर्गन्स से ये एब्जॉर्ब की जाती है। ऑल दीज ऑर्गन्स हैव अ स्ट्रक्चर दैट इंक्रीज देयर सरफेस एरिया एंड प्रेजेंट इन कॉन्टैक्ट विद द ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर। सभी के सभी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है जो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में एयर है उसको इंटैक्ट कर लिया जाए। सिंस द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ टू टेक प्लेस अक्रॉस दिस सरफेस, द सरफेस इज फाइन एंड डेलिकेट। टू प्रोटेक्ट दिस सरफेस, इस सरफेस को प्रोटेक्ट करने के लिए इट इज़ यूजुअली प्लेस विद इन द बॉडी वेल प्रोटेक्टेड। तो ये जो सरफेस होती है वो बॉडी के अंदर होती है। सो देयर हैव टू बी न्यूमरस पासेज दैट विल टेक एयर टू दिस एरिया। इसीलिए अलग जो एनिमल होते हैं उनमें बहुत सारे पाथ होते हैं जिनसे एयर है उसको इस सरफेस एरिया तक पहुँचाया जाता है। इन एडिशन देयर इज अ मैकेनिज्म फॉर मूविंग एयर इन एंड आउट ऑफ दिस एरिया वेयर द ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब। और इसके लिए एक फिक्स मैकेनिज्म पाया जाता है जो कि ऑक्सीजन को इन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करता है, यानी कि गैसेज इन और आउट करने के लिए एक स्पेशल मैकेनिज्म पाया जाता है। अब नेक्स्ट आ जाता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन सम्मिलित होते हैं, तो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम में नोज के अंदर नॉस्ट्रियल, फिर नोजल कैविटी के बाद आ जाती है फेरिंग्स के बाद आ जाता है ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहा जाता है। ट्रैकिया आगे जाकर ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है, ब्रोंकाइड है वो आगे जाकर ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो जाती है, और ये लास्ट जाकर किसके अंदर खुल जाती है, तो ये एल्वियोलाई के अंदर खुल जाती है।
है। एल्वियोलाई और ब्रोंकियोल्स है, ये किस में पाई जाती है? तो ये लंग्स में पाई जाती है, और लंग्स के अंदर क्या होता है? डायफ्राम। इतने सारे स्ट्रक्चर को मिलाकर हम ह्यूमन के अंदर कहा जाता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो इस निम्नानुसार व्यवस्थित रहते हैं। सबसे पहले आ जाएगा नोज। नोज के अंदर क्या आ जाएगा? तो नोजल कैविटी आ जाएगी, और क्या आ जाएगी? नोस्ट्रियल आ जाएगी। माउथ, माउथ है वो सेकेंडरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी कहलाता है। प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो क्या कहलाता है? नोज, और सेकेंडरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो माउथ कहलाता है। यानी कि जब कभी हम नाक से सांस नहीं ले पा रहे तब मुंह से भी ले सकते हैं, लेकिन मुंह से लेना इतना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि नाक के अंदर कुछ हेयर पाए जाते हैं जो कि फिल्टर करने का काम करते हैं, एयर को फिल्टर करने का काम करते हैं, इसलिए माउथ से लेना उपयुक्त नहीं माना जाता। उसके बाद आ जाती है फेरिंग्स। फेरिंग्स एक ऐसा स्थान है जहाँ पर विंड पाइप और फूड पाइप दोनों मिलकर एक पाइप बन जाता है। उसके बाद आ जाता है ट्रेकिया। ट्रेकिया है वो आगे जाकर किस में डिवाइड हो जाता है? तो वो ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है। ब्रोंकाई आगे जाकर और छोटी छोटी जो नलिकाओं में डिवाइड हो जाती है, जिनको ब्रोंकियोल्स कहा जाता है। ब्रोंकियोल्स है वो किस में जाकर खुल जाती है? तो वो एल्वियोलाई में जाकर खुल जाती है। ये एल्वियोलाई और ब्रोंकियोल्स है वो किस में पाई जाती है? तो ये लंग्स में पाई जाती है, और लंग्स के नीचे है वो क्या लगा होता है? तो ये है डायफ्राम। आपके लिए जब भी क्वेश्चन पूछा जाए ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसको डिस्क्राइब कीजिए, तब आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसका डायग्राम भी बनाना है। तो जो डायग्राम आपको इजी लगे वो डायग्राम आप बना सकते हैं। अब जो ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं, इन सभी ऑर्गन्स को अलग अलग हम देख लेते हैं इन ऑर्गन्स का क्या क्या काम है। तो सबसे पहला आ जाता है नोस्ट्रियल। नोस्ट्रियल वह प्लेस है जहाँ से सबसे पहले एयर है उसको लिया जाता है। तो एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू नोस्ट्रियल। नोस्ट्रियल क्या है? तो वो नाक के छेद है, ये दोनों, ये और ये क्या कहलाएंगे? तो ये नोस्ट्रियल कहलाएंगे। It is lined by fine hair and mucus which helps to filter the air entering through it। अब जो नोस्ट्रियल है ये नोज का पार्ट है नोस्ट्रियल, और नोस्ट्रियल के बाद जो नोजल कैविटी है, इस नोजल कैविटी के अंदर हेयर और म्यूकस पाए जाते हैं, और ये हेयर और म्यूकस क्या करते हैं? तो ये बाहर से आने वाली एयर है उसको फिल्टर करने का काम करते हैं। दूसरा आ जाता है नेजल पैसेज। एयर एंटरिंग द नोस्ट्रियल लीड्स टू नेजल पैसेज। जब नोस्ट्रियल के अंदर एयर है वो एंटर होती है तो वो फिर कहाँ चली जाती है? नेजल पैसेज में चली जाती है। इट इज़ मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडीशनिंग द एयर, और ये एयर है उसको कंडीशनिंग करने का काम करता है। फिर आ जाता है फेरिंग्स। फेरिंग्स है वो कहाँ पर पाया जाता है? तो फेरिंग्स यहाँ पर पाया जाता है। ये जो यहाँ पर प्लेस है यहाँ पर फेरिंग्स पाया जाता है। यहाँ पर विंड पाइप और नोजल पाइप है दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। तो यहाँ एपिग्लोटिस नामक स्ट्रक्चर पाई जाती है जो कि फूड को विंड पाइप में जाने से रोकती है। तो नेजल चैम्बर ओपन इनटू फेरिंग्स। नेजल चैम्बर है वो फेरिंग्स में ओपन हो जाता है। इट पासेज एयर टू दी लैरिंग्स, और ये एयर है उसको किस में पास कर देता है? लैरिंग्स में। दूसरा आ जाता है लैरिंग्स और साउंड बॉक्स। लैरिंग या साउंड बॉक्स भी कहाँ पाया जाता है? तो वो यहाँ पर पाया जाता है। इट इज़ लोकेटेड इन द नेक रीजन एंड इन फ्रंट ऑफ ट्रैकिया, जो कि ट्रैकिया के जस्ट सामने पाया जाता है। इट ऑल्सो प्रोड्यूस साउंड, और ये जो लैरिंग्स है या इसको साउंड बॉक्स भी कहा जाता है या एडम्स एप्पल भी कहा जाता है, जो कि साउंड प्रोड्यूस करने का काम करता है। फिर आ जाता है ट्रेकिया या विंड पाइप। ट्रेकिया या विंड पाइप है वो एयर को यहाँ फेरिंग से लेकर या लैरिंग से लेकर लंग्स तक पहुँचाने का काम करता है। तो द एयर फ्रॉम फेरिंग्स गोज इनटू ट्रेकिया। एयर है वो ट्रेकिया के अंदर जाती है। ट्रेकिया के अंदर सी टाइप के कुछ वलय पाए जाते हैं, सी टाइप की रिंग्स होती है, और वो रिंग्स है वो ट्रेकिया को पिचकने से रोकती है। जब इसके अंदर एयर नहीं होती तब ये पिचके नहीं, इसलिए इसके अंदर सी टाइप की, इंग्लिश की सी टाइप की क्या पाई जाती है? रिंग पाई जाती है। इनकम्प्लीट रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, जो कि कार्टिलेज की होती है, कीप्स ट्रेकिया ओपन allowing the passage of air to the lungs and also prevent it from collapsing when there is no air in it। फिर आ जाता है ब्रोंकाई। ट्रैकिया है वो आगे जाकर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, दो ट्यूब में डिवाइड हो जाता है, और प्रत्येक ट्यूब है वो क्या कहलाती है? ब्रोंकाई। ट्रैकिया डिवाइड इनटू टू स्मॉलर ट्यूब कॉल्ड ब्रोंकाई। ट्रैकिया है वो दो स्मॉलर ट्यूब में डिवाइड हो जाता है जिनको ब्रोंकाई कहा जाता है। आफ्टर एंटरिंग द थोरेसिक कैविटी विच फर्दर एक्सटेंड इनटू ईच लंग्स, जो कि बाद में थोरेसिक कैविटी में एंटर करने के बाद जो ब्रोंकाई है वो दो ब्रोंकाई होती है और वो एक एक लंग्स में चली जाती है। नेक्स्ट आ जाती है ब्रोंकियोल्स। जब
ब्रोंकाई है वो लंग्स के अंदर चली जाती है तो ये और छोटी छोटी ट्यूब में डिवाइड हो जाती है जिनको कहा जाता है ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई आर सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स, उनको ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। ईच ब्रोंक्यूल फाइनली टर्मिनेट्स इनटू मैनी एल्वियोलाई, और प्रत्येक जो ब्रोंक्यूल्स है वो एल्वियोलाई में खुल जाती है। एल्वियोलाई क्या है? तो एल्वियोलाई एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज है उनका एक्सचेंज होता है। फाइनली जो लंग्स के अंदर गैसेज कहाँ जाती है? वो एल्वियोलाई के अंदर ही जाती है। बैग लाइक या शेक लाइक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर ब्लड वेसल्स पाई जाती है। दीज आर बलून लाइक स्ट्रक्चर, ये बलून लाइक स्ट्रक्चर होती है। लोकेटेड इनसाइड द लंग्स, कहाँ पाई जाती है? लंग्स के अंदर पाई जाती है। और लार्ज नंबर ऑफ एल्वियोलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, बहुत सारी एल्वियोलाई होती है जो कि जो लंग्स है उनका सरफेस एरिया है वो बढ़ा देती है जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा गैसेज है उसको ले सके या एक्सचेंज कर सके। ह्यूमन एल्वियोलर सरफेस व्हेन स्प्लिट कैन कवर एरिया ऑफ 80 मीटर स्क्वायर, अगर ह्यूमन की जो एल्वियोलाई है उसको निकाल के बाहर निकाल के फैलाया जाए तो उनका सरफेस एरिया है वो 80 मीटर स्क्वायर तक हो सकता है। जब जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनकी जो एल्वियोलाई है इसमें टार जमा हो जाता है और एल्वियोलाई का सरफेस एरिया कम हो जाता है जिससे गैसेज एक्सचेंज के लिए जो स्पेस है वो कम मिलता है। फिर अगला जो पार्ट आ जाता है वो रिब्स है। ह्यूमन के अंदर टोटल 12 जोड़ी यानी कि 12 पेयर में रिब्स पाई जाती है जिसमें 2 पेयर रिब्स होती है उनको हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं जो कि आगे अपनी थोरेसिक कैविटी है उससे जुड़ती नहीं है। बाकी जो रिब्स है यानी कि 10 पेयर की रिब्स है वो आगे स्टर्नम जो बोन है उससे जुड़ जाती है। रिब्स क्या करती है? तो रिब्स है वो प्रोटेक्ट करती है लंग्स तथा हार्ट को। देयर आर 12 पेयर ऑफ बोन्स दैट फ्रॉम अ केज इन थोरेसिक रीजन, और ये किसका निर्माण कर देती है? तो ये जो रिब्स है वो एक केज का निर्माण कर देती है। लंग्स एंड हार्ट आर सेफली प्लेस्ड इन इट, तो लंग्स और हार्ट है वो सेफ रहते हैं इस रिब्स के अंदर। मूवमेंट ऑफ इंट्रोकोस्टल मसल्स अटैच टू रिब्स हेल्प इन ब्रीथिंग, और रिब्स है उनके साथ में कुछ मसल्स अटैच रहती है जो ब्रीथिंग में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट आ जाता है लंग्स। ह्यूमन के अंदर टोटल 2 लंग्स पाए जाते हैं जो कि रेस्पिरेशन का काम करते हैं। लंग्स के अंदर ही एल्वियोलाई और ब्रोंक्यूल्स पाई जाती है। तो दीज आर प्राइमरी ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन, ये प्राइमरी ऑर्गन है रेस्पिरेशन के लिए। विच आर लोकेटेड ऑन द 2 साइड ऑफ हार्ट, जो कि हार्ट के दोनों साइड में लोकेटेड रहते हैं। दे ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक इनटू ब्लड एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड इनटू एटमॉस्फेयर, तो जो लंग्स होते हैं उनमें गैसेज का एक्सचेंज हो जाता है ब्लड और एल्वियोलाई के बीच में, और फिर इनको जो गैसेज होती है इनको छोड़ दिया जाता है वापस एनवायरनमेंट में। दे आर एनक्लोज बाई प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरा, और जो लंग्स है वो एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन से घिरे रहते हैं जिनको कहा जाता है प्लूरा। फिर आ जाता है डायफ्राम। लंग्स है उनके अंदर गैसेज है इसको अंदर लेना यानी इनहेल करना या फिर एक्सहेल करना, इसके लिए डायफ्राम रेस्पॉन्सिबल होता है। डायफ्राम के अंदर अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट पाया जाता है और उसी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है ब्रीथिंग को। इट इज़ अ मस्कुलर पार्टीशन थोरेक्स एंड एब्डोमेन एंड फॉर्म द बेस ऑफ चेस्ट कैविटी, ये चेस्ट कैविटी का क्या बनाता है? बेस बनाता है। ड्यूरिंग इनहेलेशन इट फ्लैटन्स एंड इंक्रीज चेस्ट कैविटी, जब इनहेलेंस होता है तो ये फ्लैट हो जाता है और चेस्ट कैविटी को इंक्रीज कर देता है, सो दैट एयर इज सक्ड इनटू लंग, जिससे एयर है वो लंग्स के अंदर आ जाती है। वाइल इट रिलैक्स ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, और जब एक्सहेल होता है तब ये रिलैक्स हो जाता है जिससे थोरेसिक कैविटी है उसकी जो साइज है वो कम हो जाती है और गैस है वो बाहर की तरफ आ जाती है। जैसे ये इसमें देख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे डायफ्राम। जब डायफ्राम है वो नीचे की ओर यानी कि डाउन ओवर मूवमेंट करता है, मूवमेंट करने पर थोरेक्सिक कैविटी है उसका साइज बढ़ जाता है और बाहर से एयर है वो अंदर आ जाती है। लेकिन जब ये डायफ्राम है वो रिलैक्स हो जाता है यानी कि ये पहले तो स्ट्रेच हो रखा है, अब रिलैक्स हो जाता है, तब गैस है वो कहाँ की ओर चली जाती है? बाहर की ओर चली जाती है। अब आ जाता है मैकेनिज्म ऑफ गैसेज एक्सचेंज इन ह्यूमंस। अब ह्यूमंस के अंदर गैसेज एक्सचेंज है वो किस तरह से होती है, उसका मैकेनिज्म
क्या है। तो सबसे पहले जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगा, इनहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब है बाहर से ऑक्सीजन को अंदर लेना। अब ये प्रोसेस कैसे होगा, तो इनहेलेशन में सबसे पहले जो डायफ्राम है, ये जो डायफ्राम है ये डायफ्राम नीचे की ओर यानी कि डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा। डाउनवर्ड मूवमेंट करने के लिए इसके अंदर क्या होगा, तो इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा और कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण ये डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा। जब डायफ्राम डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा तो थोरेसिक कैविटी है इसकी साइज है वो इंक्रीज हो जाएगी और जो रिब कैज है वो क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, क्योंकि रिब मसल्स है वो क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। और बाहर से एयर है वो कहाँ चली जाएगी, तो बाहर से एयर है वो अंदर चली जाएगी। तो इनहेलेशन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। इनहेलेशन का प्रोसेस क्या है, तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को अंदर लेना इनहेलेशन कहलाता है और ये इन निम्न चरणों में कंप्लीट होता है। सबसे पहले एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू नॉस्ट्रियल वेयर इट इज़ फिल्टर बाय हेयर एंड म्यूकस। तो सबसे पहले एयर है उसको नॉस्ट्रियल से अंदर लिया जाता है और नॉस्ट्रियल के अंदर क्या होते हैं, हेयर और म्यूकस होते हैं जो एयर को क्या कर देते हैं, फिल्टर। फिर द एयर देन पासेज डाउन थ्रू ट्रेकिया और फिर एयर है वो ट्रेकिया के थ्रू नीचे की ओर जाने लगती है। चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर ड्यू टू फ्लैटन डायफ्राम एंड लिफ्टेड रिब्स। चेस्ट कैविटी है वो बड़ी हो जाती है, लार्ज हो जाती है। अब क्यों लार्ज होती है, क्योंकि हमने बात कर लिया डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और लंग्स की जो रिब्स की जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करके रिब केज है उसको एक्सटेंड कर देती है। एयर इज सक्स इनटू द लंग्स एंड फिल्स द एल्वियोलाई और ये एयर है उसको लंग्स के अंदर ले लिया जाता है और एल्वियोलाई के अंदर भर दिया जाता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वियोलाई। फिर एल्वियोलाई के अंदर गैसेज का क्या होता है, एक्सचेंज। एल्वियोलाई के अंदर बहुत सारी एल्वियोलाई के ऊपर ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। इन ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड है वो गैसेज को लेकर ट्रांसपोर्ट होता रहता है। तो इसमें सबसे पहले ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड इसमें आता है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है किसमें, ब्लड वेसल में, जबकि एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूज हो जाती है एल्वियोलाई के अंदर। फिर एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है जबकि ब्लड वेसल्स के अंदर ऑक्सीजन कम है, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर डिफ्यूज हो जाती है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कहाँ चली जाती है, तो ऑक्सीजन चली जाती है ब्लड वेसल्स में और ब्लड वेसल से फिर ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है बॉडी के अलग अलग पार्ट तक। तो द वॉल ऑफ एल्वियोलाई कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल। जो एल्वियोलाई की वॉल होती है उसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स का नेटवर्क पाया जाता है। ऑक्सीजन इज टेकन बाय ब्लड फ्रॉम एल्वियोलाई टू ब्लड वेसल्स। तो ऑक्सीजन है उसको ले लिया जाता है एल्वियोलाई से ब्लड के अंदर ब्लड वेसल्स द्वारा। ब्लड रिलीजेज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एल्वियोलाई दैट इट ब्रिंग फ्रॉम द होल बॉडी। पूरी बॉडी से जो ब्लड के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को लाया जाता है उसको एल्वियोलाई के अंदर रिलीज कर दिया जाता है। हीमोग्लोबिन इन ब्लड टेक्स अप ऑक्सीजन एंड कैरीड इट टू टिश्यूज। अब ऑक्सीजन को कैरी करने का ब्लड में काम कौन करता है, तो वो हीमोग्लोबिन एक सीट है, बस की सीट है जिसके ऊपर ऑक्सीजन बैठ जाएगी और फिर उस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा अलग अलग टिश्यू के अंदर, बॉडी के अलग अलग टिश्यू के अंदर। ऑक्सीजन इज देन ट्रांसफर्ड टू ऑल सेल इन द बॉडी फॉर रेस्पिरेटरी पिगमेंट एंड ड्यू टू डिफ्यूजन प्रेशर। और ये फिर क्या किया जाता है, ऑक्सीजन है उसको ब्लड द्वारा बॉडी के अलग अलग पार्ट तक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और उसमें भी डिफ्यूजन प्रेशर है उसका योगदान होता है। फिर आ जाता है एक्सेलेशन प्रोसेस। एक्सेल करना, एक्सेल का मतलब है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है एल्वियोलाई के अंदर उसको बाहर निकला। इसके लिए क्या होता है, सबसे पहले डायफ्राम है वो रिलैक्स होता है। जब डायफ्राम रिलैक्स होता है डायफ्राम है वो अपवर्ड की तरफ मूवमेंट करता है यानी कि ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है और जो रिब केज है वो स्मॉलर हो जाता है क्योंकि रिब मसल्स है वो भी क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है। और रिलैक्स होने के कारण थोरेक्सिक कैविटी है उसकी साइज़ कम हो जाती है और एयर है वो कहाँ की ओर निकल जाती है, बाहर की ओर निकल जाती है। तो जो एयर है उसको कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकालना एक्सेल कहलाता है। और इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन डिजोल्व फॉर्म इन ब्लड। ब्लड है वो डिजोल्व फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट किया है, उसको उसने रिलीज कर दिया है एल्वियोलाई के अंदर। फिर चेस्ट कैविटी इज कंप्रेस्ड ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ रिब्स एंड डायफ्राम और रिब्स है वो रिलैक्स होगी और चेस्ट कैविटी है वो कंप्रेस्ड होगी और एयर इज फोर्स्ड आउट ऑफ लंग्स टू एटमॉस्फेयर। और एयर है उसको एटमॉस्फेयर के अंदर निकाल दिया जाएगा, बाहर कर दिया
दिया जाएगा। तो ये सारा का सारा प्रोसेस था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, कि किस तरह ह्यूमन के अंदर रेस्पिरेशन होता है। इससे अगला जो पार्ट होगा, अगले पार्ट जो वीडियो होगा, उस वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम और ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में।